हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज़ें खासकर आपके पॉलिटी से जुड़ी हुई हमें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। क्योंकि आज ही का वो दिन था, दैट इज ऑन 24 अप्रैल वे बैक इन 1973, जब वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट वालों ने दिया हुआ था, दैट इज केशवानंदा भारती केस। तो आज के इस वीडियो में हम ए टू जेड उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये पिटीशन था क्या, लाया क्यों गया था और इससे रिलेटेड जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन का देखने को मिला, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, न्यूज चैनल्स में रिसेंटली कई आर्टिकल्स भी लिखे गए हुए थे, कई ओपिनियन पेजेस भी भरे पड़े हुए थे कि हिस्टोरिक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन यानी कि 50 साल कंप्लीट हो चुके हुए हैं केशवानंदा भारती केस के। तो यही वो जजमेंट था या फिर यही वो पिटीशन था विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसने पार्लियामेंट के पावर्स पर थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे लिमिटेशंस लगाए हुए थे। तो इट एक्चुअली कंप्लीटेड 50 इयर्स, दैट इज ऑन टुडे 24 अप्रैल 2023। तो सिंस देन कई सारे डिकेड्स खत्म हो चुके हुए हैं, लेकिन आज भी कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे बिटरली क्रिटिसाइज करते हैं, खासकर इस इस बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को, क्योंकि ये डाइल्यूट करता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मैं थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया दिला दूं, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। आप सभी बेहतर जानते हैं कि एक स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है जुडिशरी, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है लेजिस्लेटिव। ये दरअसल तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक दूसरे के काम में ये अपना पैर नहीं लड़ाते, यानी कि ये एक दूसरे से अलग अलग काम करते हैं और एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह काम करते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और जुडिशियल रिव्यू चंद ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी मदद से सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के काम में भी थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकता है। मैं आपको उसके बारे में आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। तो इसी से रिलेटेड ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और केशवानंदा भारती केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दरअसल हु वाज मिस्टर केशवानंदा भारती, वो थे कौन। देखिए, दरअसल वो एक हिंदू मॉन्क थे जो शंकराचार्य यानी कि हेड थे एडनीर मठ के। अपने एक हिंदू मोनेस्ट्री है कासरगोड जिला जो कि केरला में है, तो वहाँ के वो शंकराचार्य थे, हेड थे 1961 से लेकर सितंबर 2020 तक, जब उनकी मौत हुई। तो रिसेंटली ही उनकी मौत हुई थी, दैट इज केशवानंदा भारती जी की। तो उनका पिटीशन था किसके बारे में। देखिए, 1970s में केरला में सीपीआई की सरकार चल रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी की, और वहां पर केरला लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन लाया गया था 1970 में। और इस लैंड रिफॉर्म के मदद किया गया तहत क्या गया, चंद रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, खासकर रिलीजियस प्रॉपर्टी को मैनेज करने में। अब जाहिर सी बात थी कि ये शंकराचार्य जी जो थे, केशवानंदा भारती जी, वो हेड थे अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के। तो उन्हें लगा कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 में क्लियरली हमें ये फ्रीडम दिया गया है। एक तो रिलीजियस फ्रीडम दिया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि प्रॉपर्टी, जो कोई भी रिलीजियस मैनेज जो प्रॉपर्टी है, उसमें सरकार का किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो अब सरकार डायरेक्टली इंटरफेयर कर रही है कि आप रिलीजियस प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट खुद से नहीं कर सकते, सरकार वहां पर भी आएगी। तो इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल किया हुआ था। तो आज तक का सबसे हिस्टोरिक हियरिंग इस पिटीशन का आप कह सकते हैं, क्योंकि 13 जज का बेंच बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का। आज तक किसी भी हियरिंग में इतने सारे जजेस बैठे नहीं हुए थे। और सबसे मेन इशू जो यहाँ पर डिस्कस किया गया था कि किस हद तक पार्लियामेंट को हमने पावर्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। क्या वो अनलिमिटेड पावर्स हैं, क्या इवन वो फंडामेंटल राइट्स को भी हमसे छीन सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का उसमें चेंजेस ला सकते हैं। क्या इतने पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं पार्लियामेंट को। तो इसी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन इस पूरे जजमेंट में हुआ था। तो 31 अक्टूबर 1972 से लेकर मार्च के महीने तक भी हियरिंग्स हुए थे इन 1973 तक, और अल्टीमेटली जजमेंट जो था वो 24 अप्रैल 1973 को आया हुआ था। तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा केस था। इंडिया का फ्रीडम आया 1947 में, तो ऐसे कई सारे हिस्टोरिक सिचुएशंस अनफोल्ड होते गए, सर्कमस्टांसेस जिसमें हमने देखे। तो इस सवाल पर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले भी कई इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे कि क्या पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला हिस्टोरिक जो जजमेंट आया हुआ था वो वे बैक इन 1951 शंकरी प्रसाद का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ सज्जन सिंह का केस भी आया हुआ था 1965 में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी बहुत मदद पार्लियामेंट वालों की ही की हुई थी, और ये कहा कि हाँ, पावर तो दिए गए हैं पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए, और वो कोई भी पार्ट अमेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 13 के तहत उन्हें अनलिमिटेड पावर्स दिए गए हैं। लेकिन इमीडिएटली 1967 में हुआ क्या, जब गोलकनाथ का केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी जजमेंट को रिव्यू किया और ये कहा कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता।
क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा। पार्लियामेंट को हमने वो पावर्स नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो 5 साल में एक बार इलेक्ट होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो वेरी एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करती है एक कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि फर्क है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और पार्लियामेंट में जो कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो क्लियरली गोलकनाथ केस में ये पावर जो पार्लियामेंट का था उसे लिमिटेड ही बनाया गया था। नेक्स्ट मोस्ट कपल ऑफ हियरिंग्स बहुत ही अच्छे हुए। गोलकनाथ का केस हुआ 1967 में, आरसी कूपर का केस हुआ 1970 में, और माधवराव सिंधिया जी का भी केस हुआ था 1970 में। और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट वालों ने क्या कहा कि हाँ ये जो पावर है पार्लियामेंट का वो लिमिटेड ही है। तो सरकार वाले भी खामोश बैठने वाले नहीं थे, तो सरकार ने मेजर अमेंडमेंट जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट किए हुए थे। उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार चल रही हुई थी, तो 2 इंपॉर्टेंट से अमेंडमेंट्स उन्होंने पार्लियामेंट में लाए हुए थे और पास किए हुए थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। इसमें किया क्या गया, पार्लियामेंट को ये अनलिमिटेड पावर्स दिए गए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी हिस्सा चेंज कर सकते हैं। ये पहली चीज, क्योंकि ऐसा से सुप्रीम कोर्ट उन्हें बताने लग रहा था कि आई एम द अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कोई भी चीज वहां पर हद से ज्यादा अमेंड नहीं कर सकते। और दूसरा इंपॉर्टेंट सा जो अमेंडमेंट लाया गया था वो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1972 का। यहाँ पर किया यह गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को जो था वो एज अ फंडामेंटल राइट रिमूव करने की कोशिश की हुई थी। तो ये दरअसल बैकग्राउंड था केशव नंदा भारती केस का। तो यही केशव नंदा भारती केस में अल्टीमेट क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पावर्स हैं पार्लियामेंट के, क्या वो अनलिमिटेड है या फिर लिमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। तो वर्डिक्ट क्या आया हुआ था केशव नंदा भारती केस में, तो जाहिर सी बात है कि 24 अप्रैल 1973 को लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ था। और जैसा कि मैंने कहा कि 13 मेंबर जजेस यहाँ पर बैठे हुए थे, तो बहुत ही थिन मेजॉरिटी 7:6, 7 मेजॉरिटी में थे और 6 माइनॉरिटी में थे। तो बहुत ही थिन मेजॉरिटी के साथ ये डिसीजन लिया गया और ये प्रोक्लेम किया गया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के अनलिमिटेड पावर्स पार्लियामेंट को दिए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी यहाँ पर छोटा सा ट्रिक आता है। तो सुप्रीम कोर्ट वालों ने यह कहा कि हाँ जो कोई भी सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, सिटीजन्स को जो प्रियम्बल में प्रॉमिस किए गए हैं उसे आप करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उस तरीके का अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि दरअसल ये बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ का खेल था कि वो किस तरीके से अब इसे डिफाइन करते थे। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देखते हैं। तो लगभग अब जो कि मैंने कहा कि 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थे वो पास किए गए थे। तो कोर्ट ने इसी जजमेंट के बिना पर यह कहा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो एंटायरली वैलिड है। लेकिन जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपने पास किया उसमें से जो सेकंड पार्ट था खासकर 31C का, उसे अल्ट्रा वायरस हम कहेंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से उसके जुडिशियल रिव्यू को छीन ले रहा है। और जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी कि हर वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होता है या हर वो जो एक्ट पार्लियामेंट पास करती है वो जुडिशियल रिव्यू के जो है ना मद्देनजर ही चलेगा। यानी कि अगर कुछ गलत करने की कोशिश की गई तो जो कि सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी अल्टीमेट प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो उसे रोक सकते हैं। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट सा इम्प्लीकेशन हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का देखने को मिला हुआ था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट अभी जो कि रिसेंटली उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता, लेकिन अब जो कि राइट टू प्रॉपर्टी निकाली गई हुई थी उससे रिलेटेड, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ये एक अच्छे खासे स्पिरिट में ही है और ये फंडामेंटल राइट का जो ये आपका निकालना है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करेगा। यानी कि अब पूरी तरीके से एक वेग स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम बचाएंगे जरूर, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है उसका एंटायर डेफिनेशन हमें नहीं दिया गया। तो थोड़ा बहुत इस बेसिक स्ट्रक्चर के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि सबसे पहली बार ये आया कहाँ था। देखिए इसके ओरिजिन्स दरअसल हमें जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि हिटलर ने किस तरीके से रूल किया हुआ था नाजी को, यानी कि नाजी रिजिम जिस तरीके से जर्मनी में था। तो हुआ क्या कि नाजी रिजिम के बाद जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में चंद बेसिक लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लाया गया था, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस उन्होंने देखे। देखिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, जब तक लोग उनसे खुश हैं वो पावर में है, उसके बाद वो चले जाएंगे। लेकिन कंट्री के चलने के लिए चंद बेसिक लॉस का होना बहुत जरूरी है जिसके खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकता। तो यही वो बेसिक लॉ का आइडिया था जो कि नए जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था कि आने वाले जनरेशंस में कोई भी इस तरीके का, जैसा कि हिटलर ने किया हुआ था, उस तरीके का मिसयूज अपने पावर का ना कर सके। और उसी के चलते हुए इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को दरअसल जुडिशियल रिव्यू का बेडरॉक बनाया गया था, यानी कि हर वो लॉ जो पार्लियामेंट पास करती है उसे जुडिशियल रिव्यू के मद्देनजर आप देख सकते हैं।
लेकिन होता क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर ये अभी भी कंटिन्यूस डिलिबरेशंस चल रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट इस पर अभी भी झगड़ा कर रहे हैं। और साथ ही साथ चंद जो इंपॉर्टेंट से केसेस आए हुए थे, क्योंकि जब जब जरूरत पड़े सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स प्रोक्लेम करते ही रहते हैं कि ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट जो हो गए, वो सभी कोर्ट ने ये कहा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कोई भी सरकार यहाँ पर आ जाए कितने भी मेजोरिटी के साथ, ये सभी चीज़ों को वो चेंज नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में से निकाल नहीं सकते। यानी कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि जब जब जरूरत पड़े सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स बताते जाएंगे कि कौन सी चीज़ों को हम बेसिक स्ट्रक्चर की तरह देखेंगे। और ये जुडिशरी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी। और बाद में सुप्रीम कोर्ट वालों ने एक और हिस्टोरिक सा जजमेंट भी दिया हुआ था इन मिनर्वा मिल्स केस, दैट इज 1980, और वामन राव केस 1981 में भी उन्होंने इसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अपहेल्ड किया हुआ था। तो ये थी चंद बातें आपको इस केशवानंदा भारती केस से रिलेटेड जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, अफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, एसीसी, एमएनएस and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next lecture. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।